गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम बता देता हूं आपको। टॉपिक का नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और, ये दिख रहा है क्या आपको? बस वो कर ले। थोड़ा सा नीचे। हाँ जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। कंपाउंड्स और एल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले बताइए भाई, एल्कली मेटल्स कौन सी हैं? एल्कली मेटल्स कौन सी हैं बताइए, शाबाश। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को आप एल्कली मेटल कहते हैं? ग्रुप 1। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप एल्कली मेटल कहते हैं। रीजन भी बहुत बार जान चुके हैं, क्यों? आज हमें क्या पढ़ना है? एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनके ऑक्साइड, उनके हेलाइड, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं कि उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, वो है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमें इन कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करना है, ठीक है। तो बुक में क्या लिख रखा है? ये कह रहा है कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाती हैं, जो हमने पहले भी स्टडी किए हैं। कौन कौन से? मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, ठीक है। जो एल्कली मेटल्स हैं वो 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, जब उनको रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? फिर अलग अलग मेटल्स के बारे में ये बता रहा है कि जैसे कि लिथियम है, लिथियम मेनली क्या बनाता है? ऑक्साइड यानी मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन थोड़ी अमाउंट में लिथियम पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है, ठीक है। याद रखना, लिथियम मेनली क्या फॉर्म करता है? मोनोऑक्साइड। थोड़ी अमाउंट में, बहुत ही रेयर केस में लिथियम पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है, ठीक है। Na सोडियम मेनली फॉर्म करता है पेरोक्साइड, लेकिन थोड़ी अमाउंट में मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करता है। ये सारा आयन पर डिपेंड करता है। अगर मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड आयन है तो मोनोऑक्साइड बन गया, पेरोक्साइड आयन है तो पेरोक्साइड। आपको याद रखना है कि मेनली कौन सा एटम जो है या कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करता है। लिथियम मेनली मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, रेयरली पेरोक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम मेनली पेरोक्साइड फॉर्म करता है, रेयरली ऑक्साइड फॉर्म करता है। और जो नीचे बच गए हैं भाई, के, आर, बी, सी, एस, ये सारे के सारे सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसका फॉर्मूला MO2, ठीक है। जहाँ पे M जो है वो इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट को आप प्लेस कर सकते हो। तो ये लिख रखा है कि अलग अलग एलिमेंट जो वो अलग अलग ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अगर आपसे जनरल फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि इनके मोनोऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो M2O, ये जनरल फॉर्मूला है किसका? मोनोऑक्साइड का। पेरोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? M2O2। और सुपर ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? MO2, ठीक है। तीनों में एक चीज सेम है कि जो एल्कली मेटल है उसको अपन M से इंडिकेट कर रहे हैं, और एल्कली मेटल पे हमेशा +1 चार्ज होगा। चार्ज चेंज किस पे हो रहा है? चार्ज चेंज हो रहा है ऑक्सीजन पे। यहाँ पर ऑक्साइड आयन है, उस पे O-2 है चार्ज, O के ऊपर -2 चार्ज है। यहाँ O2 पे -2 चार्ज है, O2 पे -2 चार्ज, और यहाँ O2 पे माइनस चार्ज। सो देयर आर डिफरेंट आयंस एंड आयंस
एंड जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स हैं उनके भी अलग अलग फॉर्मूलाज देखने को हमें मिल रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ये सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं उनमें जो ये आयन होता है ना, उस आयन को बोलते हैं अपन सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, O2 के ऊपर माइनस चार्ज। ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है ना, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है भाई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और आप आगे जाके पढ़ोगे कि जिन जिन स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर एक बात वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, और नंबर दो बात वो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। जिन जिन स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड क्यों होते हैं, वो तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। लाइट पड़ेगी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, फिर वहां से जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये तो कलर्ड का हो गया। पैरामैग्नेटिक होने के पीछे रीजन ये है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं। याद रखना, ये सिर्फ सुपर ऑक्साइड की बात हो रही है। जो सुपर ऑक्साइड है उसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वही कलर्ड और पैरामैग्नेटिक होते हैं। जो ऑक्साइड्स और जो परऑक्साइड्स हैं वो ना ही कलर्ड होते हैं और ना ही पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? सो आगे क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑक्साइड्स हैं और परऑक्साइड्स जो हैं वो कलरलेस और डायामैग्नेटिक देखने को अपने को मिलते हैं। फिर ये नेचर की बात करेगा कि जो ये ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में। ऑल द ऑक्साइड and all the oxides, monoxide, peroxide and superoxide, all are basic in nature। क्यों? क्योंकि जब अपन इन ऑक्साइड्स को पानी में डिसोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो हाईली बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, बताइए भाई ये क्या है, ये ऑक्साइड है, मोनोक्साइड है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, ये बताइए। मोनोक्साइड। मोनोक्साइड है, वेरी गुड। सो अगर आपने इस मोनोक्साइड को पानी में डाल दें तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। अगर आप इस मोनोक्साइड को पानी में डाल दें तो आपका ये बनेगा जी, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे MOH के, दो मॉलिक्यूल MOH के। और MOH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, आप सभी को पता है। अगर यहाँ पे लिथियम लगा होता तो हम क्या बोलते, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो अगर आप इस ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हो और ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, हम सभी को पता है हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, इसका मतलब ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनकी भी नेचर कैसी है, बेसिक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम 2O प्लस में उसके अंदर H2O डाल दो तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ LiOH, ठीक है। सो दिस वाज नॉर्मल मोनोऑक्साइड। अब अपन एक कोई परऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए Na2O2, ये अपना परऑक्साइड है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, आपको मिलेंगे दो मॉलिक्यूल मिलेंगे जी NaOH के, प्लस में एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा H2O2 का। अब ये H2O2 क्या है, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अगर आप, ये तो हो गया आपका मोनोऑक्साइड वाला, मोनोऑक्साइड को पानी में डालोगे सीधा आपका हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। जब आप परऑक्साइड को पानी में डालते हो तो हाइड्रोक्साइड तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ H2O2 भी मिलता है, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अच्छा इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अगर आप किसी सुपर ऑक्साइड को पानी में डालते हो, जैसे कि KO2, अगर आप इसको पानी में डालते हो तो क्या क्या मिलेगा आपको, चलिए देखते हैं। और ये याद रखने वाली बात है, आपको KOH मिलेगा, आपको H2O2 भी मिलेगा और प्लस में आपको O2 यानी ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। खास बात क्या, आपने एक लाइन जो बहुत ही साफ यहाँ से दिखाई दे रही है वो ये कि कोई भी ऑक्साइड हो, एनी वन ऑक्साइड, चाहे मोनोऑक्साइड, चाहे परऑक्साइड, चाहे सुपर ऑक्साइड, उनकी नेचर बेसिक होती है क्योंकि पानी में डालते ही वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप मोनोऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करवा रहे हो तो सिर्फ आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप लिथियम का मोनोऑक्साइड पानी में डाल रहे हो तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप परऑक्साइड डालते हो पानी में तो
हाइड्रोक्साइड तो मिलना ही मिलना, OH वाला कंपाउंड तो मिलना ही मिलना, उसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आपको देखने को मिलता है। और अगर आपने सुपर ऑक्साइड पानी में डाला है तो आपको हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिलेगा, प्लस में ऑक्सीजन जो है वो भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए भाई, एक बात बताइए, कोई सब्सटेंस है वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? बताइए शाबाश। कोई सब्सटेंस आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। कोई चीज अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ध्यान से सुनिए, जो मोनोऑक्साइड होते हैं वो तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करते हैं पानी में डालने पर, यहाँ ना तो आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है ना ही आपको ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, परऑक्साइड के केस में आपको मिलता है H2O2, सुपर ऑक्साइड के केस में आपको H2O2 भी मिलता है और O2 भी मिलता है। और आप सभी को मैं बता दूं, ये जो कंपाउंड है ना ये स्टेबल नहीं होता है, ये भी टूट के ऑक्सीजन ही देता है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि भाई Na2O2 यानी कि परऑक्साइड और ये जो आपका सुपर ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड तो साफ ही आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, और जो आपका परऑक्साइड है वो आपको H2O2 प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको आगे ऑक्सीजन जो है देने वाला है। इसका मतलब मोनोऑक्साइड को अगर छोड़ दें तो ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसमें लिख रखा है कि परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2O2 और O2 की फॉर्मेशन जो है करते हैं। क्लियर ये बात? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग, कंचन ने सही आंसर दिया। हाँ जी, ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें, इनको याद रखना है बस, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कहना है। फिर अपन बात करते हैं, हाँ, बेसिक ऑक्साइड की अपन ने पानी के साथ रिएक्शन करवाई, पानी के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें हर मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल गया। जैसे कि लिथियम के ऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा LiOH, सोडियम के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ तो मिल जाएगा NaOH। ऐसे ही बाकी के ऑक्साइड्स की रिएक्शन अगर पानी के साथ करवाएंगे तो उनके भी हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है, इनमें से सबसे बढ़िया या सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है? इनमें से सबसे बढ़िया बेस कौन सा है, बताओगे कोई? बेस किसी के? LiOH। जी, LiOH। ठीक, आपके आंसर्स आए हैं, चलिए उनको मैच करते हैं आपका फैक्ट के साथ। अच्छा, बेस होता कौन सा है? एक एसिड वो होता है बढ़िया जो इजीली H+ दे, ऐसे ही बेस बढ़िया वो होता है जो OH- को इजीली देता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इनमें से OH इजीली कौन देगा? तो दिमाग लगा के सोच, OH इजीली देगा कौन? यहाँ पर Li का साइज छोटा है, Li का साइज छोटे होने की वजह से यहाँ तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसका मतलब Li तो OH को जाने नहीं देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अप डाउन आने पर साइज बढ़ता है, हम सभी को पता है। यहाँ लास्ट केस में देखिए, सीजियम का साइज काफी बड़ा है, ठीक है। सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर CS और O के बीच में, OH के बीच में जो बॉन्ड होगा वो काफी वीक हो जाएगा। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, ये LiOH साइज Li का छोटा है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, कम है। बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, लेकिन सीजियम के केस में सीजियम का साइज काफी बड़ा है, OH का साइज तो सेम ही है। अच्छा, यहाँ सीजियम का साइज बड़े होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। जितना लंबा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वीक है, उसको तोड़ दिया जाएगा, और जितना इजीली ये बॉन्ड OH- जो है वो रिलीज होगा। अगर एक ही लाइन में बताऊं तो बेस्ट बेस इनमें से कौन सा है? CSOH है।
बेस्ट बेस कौन सा इनमें से? CSOH, ठीक है, ना ही LiOH है ना ही KOH है। और रीजन क्या है CSOH का बेस होने की वजह से? क्योंकि ये इजीली OH माइनस को रिलीज करता है। रीजन क्यों रिलीज करता है इजीली? क्योंकि अप टू डाउन जाने पर वो सारे फैक्ट लिख दोगे आप, साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, और क्या बात है कि साइज, सीजियम का साइज लार्ज होने की वजह से सीजियम और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है सीजियम के साथ, ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो लंबा हो जाता है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हो साइज बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, मतलब इजीली टूट जाता है और OH माइनस जो है वो इजीली रिलीज हो जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर? आवाज नहीं आई किसी भी बच्चे की? सर सर यस, ठीक है। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, यस, वो सिंपल सा फैक्ट है, अप टू डाउन जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, अप टू डाउन जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी CSOH जो है सबसे बढ़िया बेस है, क्योंकि सीजियम का साइज लार्ज होने की वजह से सीजियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, CSOH से OH माइनस इजीली रिलीज हो जाएगा, इसलिए ये सबसे अच्छा बेस है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन कई बार आते हैं घुमा फिरा के, ये क्वेश्चन आ गया, ये देखिए, OH, LiOH, NaOH, इनमें से सबसे बढ़िया बेस कौन सा? कोई बताएगा? इनमें से सबसे बढ़िया बेस कौन सा है? KOH। KOH जो है वो सबसे बढ़िया बेस है। रीजन? क्योंकि अप टू डाउन जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, वही सेम रीजन रहेगा, जो मेटल अपना उसका साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, OH माइनस जो है वो इजीली रिलीज हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आप जो है तैयार रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और जो ऐड करनी है आपने, वो ये कि सभी जो मेटल्स है उनके जो हाइड्रोक्साइड है, यानी कि सोडियम का, ये जो आपको लिख रखा है K का, Rb का, CS का, सभी के जो हाइड्रोक्साइड है वो हाईली सोल्यूबल होते हैं पानी में और थर्मली स्टेबल होते हैं, यानी उनको थोड़ी बहुत अगर हीट मिले तो वो सह कर लेते हैं, सहन लेते हैं उस चीज को, वो स्टेबल है काफी। लेकिन जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है उसको थोड़ी सी हीट अगर मिल जाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ये देखिए, बाकी सारे जो है वो स्टेबल है, पानी में सोल्यूबल भी है, लेकिन जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है वो जो है आपका अनस्टेबल होता है, यानी कि उसको थोड़ी सी अगर हीट मिल जाए तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। थोड़ी सी अगर हीट इसको मिल गई तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा भाई? Li2O प्लस में H2, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। एक लाइन लिखनी है आपने कि भाई बाकी सभी के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं हाईली स्टेबल और हाईली सोल्यूबल होते हैं, लेकिन लिथियम, वही एनामलेस प्रॉपर्टी मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी मेंबर से क्या होती हैं, अलग होते हैं। तो लिथियम जो है उसका जो हाइड्रोक्साइड है, स्मॉल साइज, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, उनकी वजह से ये अनस्टेबल है, हीट करने से ये डिकम्पोज हो जाएगा Li2O और H2O के अंदर। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें स्टडी करने हैं वो है हेलाइड। हेलाइड, ठीक है, हम सभी को पता है कि मेटल के जो हेलोजन्स हैं उनके साथ जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन हेलाइड कहते हैं। ठीक है, मेटल को रिप्रेजेंट किया जाता है M से और हेलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है X से। तो ये कह रहा है कि जो एल्कली मेटल हेलाइड्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है MX। एल्कली मेटल हेलाइड्स का जनरल फॉर्मूला है MX। यहाँ पे जो M है आपका वो एल्कली मेटल है और X जो है आपका वो हेलोजन है। ठीक है, इनको कैसे एम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। M पे बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का एक चार्ज होता है। और रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से। ठीक है, क्लियर? तो MX जो है आपका एल्कली मेटल्स के हेलाइड का जनरल फॉर्मूला है।
M इज एल्कली मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, X नेगेटिव चार्ज रहेगा। 10th में पढ़ चुके हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको एल्कली मेटल का ऑक्साइड दे दिया जाए, एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, एल्कली मेटल का कार्बोनेट दे दिया जाए अगर, तो आप उनसे हैलाइड कैसे बना सकते हो, चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एल्कली मेटल का ऑक्साइड दे दिया M2, या फिर एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड दे दिया MOH, या फिर एल्कली मेटल का कार्बोनेट दे दिया लाइक M2CO3। यहाँ पर M जो है वो एल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, याद रखना। तो आप हैलाइड कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। आप इन सभी कंपाउंड्स की रिएक्शन करवा दो HX के साथ, इन सभी कंपाउंड्स की रिएक्शन करवा दो HX के साथ, इन सभी कंपाउंड्स की रिएक्शन करवा दो HX के साथ। अब ध्यान से सुनिए, आपको बनाना क्या है, MX। पहली रिएक्शन में देखिए M 2 है, X 1 है, बात नहीं बनी, यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2M 2X मिलके क्या बनाएंगे 2MX प्लस यहाँ पे 2H है 1 O है, क्या बनेगा 2H 1 O, H2O, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ जाएगा जी H2O, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में गैस करिए क्या बनेगा, नेक्स्ट रिएक्शन में गैस करिए क्या बनेगा। हमें MX बनाना है, हमें दिया गया है मेटल का हाइड्रोक्साइड, हमने उसकी HX के साथ रिएक्शन करवा दी, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। MX प्लस H2O, MX प्लस में H2, बिल्कुल सिंपल, एक M है एक X है, तो MX प्लस में OH और H मिलके क्या बना देंगे H2O। इस रिएक्शन को ध्यान से करें भाई, जिन्होंने 10th में मेरे से थोड़ी बहुत ट्यूशन ली है या थोड़ा बहुत कहीं भी पढ़े हों, वो इस रिएक्शन को ध्यान से करें। ये मेटल का कार्बोनेट है, और मैंने बहुत बार बताया है कि कार्बोनेट को हीट करने पर या उसकी किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करने पर एक गैस निकलती है CO2। CO2, बिल्कुल सही। तो यहाँ से CO2 जो है सबसे पहले ही रिलीज कर दीजिए, यहाँ से CO2 निकल जाएगी। अब क्या बचा यहाँ पे, C निकल गया, 2 O निकल गया, एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचे यहाँ पे। अच्छा मेटल 2 X 1, क्या करना होगा, मेटल 2 है, X यहाँ पर एक ही है, क्या करना होगा 2 लगा दो। HX के आगे 2 लग जाएगा, तो 2M 2X मिलके क्या बना देंगे 2HX। अब क्या बच गया भाई 2H 2, क्या बन गया H2O। ठीक है। ये होती है रिएक्शन। रिएक्शन करने का भी एक तरीका होता है, एक सिंपलिसिटी होती है, रट्टा मारोगे याद नहीं होगी, और अगर कर भी ली तो वो जो है आप भूल जाओगे। और ये जो अगर आप पॉइंट्स याद रखते हो मेन तो आपकी रिएक्शन बिल्कुल इजीली हो जाती है। हम बात कर रहे थे हैलाइड्स की, कि हम मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट से भी उनके जो हैलाइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप अलग अलग एग्जांपल लेके जो है वो भी कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि जो एल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होते हैं और कलरलेस सॉलिड होते हैं वो, ठीक है। दीज आर कलरलेस सॉलिड, और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो वो काफी ज्यादा हाई होता है। फिर एक कंसेप्ट आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर कोई कंपाउंड बनता है और वो जब बनता है तब अगर एनर्जी रिलीज होती है तब हम कहते हैं नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी कोई कंपाउंड बना है और उस टाइम बनने के टाइम एनर्जी रिलीज हुई है तब क्या कहते हैं नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, याद रखना। यानी जिस कंपाउंड के बनने पर एनर्जी रिलीज होती है उस केस में हम क्या कहते हैं नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है। यानी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर कंपाउंड बनते समय एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी लगती है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। सोच के देखिए, एनर्जी लगाने पर जो कंपाउंड बन रहा है वो कितना स्टेबल होगा, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा। तो ये जो आपके हैलाइड्स हैं उनके केस में नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, इसका मतलब वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे एक लाइन लिखी हुई है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो सुनिए। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम लिया हुआ है, तो सोडियम के हैलाइड्स बता सकते हो आप कौन कौन से होंगे? क्या सोडियम के चारों हैलाइड बता सकते हो कोई भी? सोडियम के चारों हैलाइड
सोडियम फ्लोरीन के साथ कैसा कंपाउंड बनाएगा, क्लोरीन के साथ कैसा बनाएगा, ब्रोमीन के साथ कैसा और आयोडीन के साथ कैसा, बता सकते हो? एनीवन? सर क्लोराइड के साथ तो क्लोराइड के साथ NaCl नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। सोडियम सारों में सेम है, ये फॉर्मूला लिखा पड़ा है यार। एक्स की जगह कोई हैलोजन, Na के साथ F, Na के साथ Cl, Na के साथ Br, Na के साथ I। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। क्लोरीन पर भी माइनस चार्ज, Cl पे भी माइनस चार्ज, Br पे भी माइनस, I पे भी माइनस, और इन पे तो पॉजिटिव रहता ही रहता है। अब ये चीजें मैं छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे तब ये चीजें आपके काम आएंगी। थोड़ा सा ही चेंज करना होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है? हाँ जी। अब बात आती है कि इनमें से स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा। सोडियम का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आपने आंसर देना है NaF। NaF सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। रीजन, वो सारे रीजन आपके काम आएंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं। यहाँ देखिए, सोडियम के साथ आयोडीन है, आयोडीन लार्ज साइज का है, काफी बड़े साइज का आयोडीन, ठीक है? तो वही बात, Na और I के बीच में बॉन्ड वीक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। सो NaI कम स्टेबल। NaF ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि साइज Na का और F का कंपेरेबल है, सेम सा साइज है, उसकी वजह से इफेक्टिव बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, इसलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करेंगे। ये देखिए, NaF एक मॉलिक्यूल, NaF दूसरा मॉलिक्यूल, NaF तीसरा मॉलिक्यूल। अब फ्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस। यहाँ पे जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इधर वाले पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे इस मॉलिक्यूल पे, ऐसे इस मॉलिक्यूल पे, और इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है? बताइए शाबाश। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रॉन्ग होता है तब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है? सोच के आंसर दीजिए। ज्यादा होता है। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, गौर करिए बात की। इनके बीच में जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, इसका मतलब इनको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, इसका मतलब इनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, ठीक है? ये अभी से दिमाग में फिट कर लो। मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स वीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम, सिंपल, ठीक है? अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। तो दो बातें, NaF ज्यादा स्टेबल क्यों? साइज दोनों का सेम है, इफेक्टिव बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये कम स्टेबल क्यों है? साइज बड़ा आयोडीन का, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, टूट जाएंगे, स्टेबल नहीं होंगे। अच्छा, फिर एक और चीज आती है, इनमें से अगर आपको कोई कह दे कि NaF, NaCl, NaBr, NaI, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, कोई बता सकता है? NaF, NaCl, NaBr, NaI, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बता सकता है कोई? क्या कोई नहीं बता? NaF। NaF बिल्कुल सही बताया है। NaF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और सिर्फ ये Na के केस में नहीं है, किसी भी मेटल का फ्लोराइड जो है, किसी भी मेटल का जो फ्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है। रीजन, सारे के सारे सेम रीजन लगेंगे, कंपेरेबल साइज, इफेक्टिव बॉन्डिंग, पहला रीजन। दूसरा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होने के पीछे रीजन क्या है? फ्लोरीन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, क्योंकि ये जितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये उतना ही पॉजिटिव होगा। ऐसे इस मॉलिक्यूल्स में भी फर्क पड़ेगा,
तो इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इनको इनके बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब NaI की कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल NaI का, ये दूसरा मॉलिक्यूल NaI का, ये तीसरा मॉलिक्यूल NaI का। I इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम डेवलप होगा। अगर नेगेटिव कम है यहाँ पे पॉजिटिव भी कम होगा। अच्छा, सेम इधर लगेगी, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पर I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इसको तोड़ना क्या है, आसान। इसका मतलब NaI का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बताइए कोई डाउट है इसमें क्या? पॉइंट इज, किसी भी मेटल का जो फ्लोराइड है वो हाईली स्टेबल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किसी भी मेटल का फ्लोराइड स्टेबल, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ये पॉइंट है। अभी जो भी डिस्कशन मैंने किया है उसके बाद किसी बच्चे का कोई डाउट है बताइए, शाबाश। अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइए। सर NaI वाला दोबारा सुनना। NaI वाला दोबारा, ये देखिए वही चीज है, उसका बिल्कुल उल्टा है। F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। और ये जो बीच में फोर्स होता है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो यहाँ पे तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ देखिए I इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I की कम होती है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज कम है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव कम है तो यहाँ पॉजिटिव भी कम होगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे नेगेटिव कम है तो यहाँ पे पॉजिटिव भी कम होगा। और अगर चार्ज ही कम है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, वीक होगी। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये इजीली टूट जाएंगे। इसका मतलब इन कंपाउंड्स का, आयोडाइड्स का जो मेल्टिंग है वो कम होता है। क्लियर हुआ? ओके सर। क्लियर? हाँ जी। अब एक और छोटी सी बात हेलाइड्स के अंदर जो आती है वो देख लेते हैं फटाफट। इसमें लिख रखा है कि, अब देखो भाई, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है और आप सभी को पता है कि पानी जो है वो पोलर होता है और आयनिक चीजें पानी में बहुत ही इजीली घुलती है। जैसे NaCl नमक है, पानी में इजीली घुल जाता है, वैसे पोलर चीजें पानी में इजीली घुल जाते हैं, आयनिक चीजें पानी में इजीली घुल जाती हैं। सभी के सभी जो एल्कीली मेटल्स हैलाइड्स है वो पानी में सोल्यूबल है, दो को छोड़ के। एक तो LiF पानी में सोल्यूबल नहीं है, एक CSI जो है वो पानी में सोल्यूबल नहीं है। इनके पीछे रीजन जान लीजिए कि क्यों। तो सबसे पहले LiF की बात करते हैं। LiF पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है, पानी में ये नहीं घुलता। रीजन ये है कि भाई Li और F दोनों का साइज जो है वो कंपेरेबल है। कहने का मतलब Li स्मॉलेस्ट कैटायन है और फ्लोरीन स्मॉलेस्ट एनायन है। इनके बीच में बहुत ही एक्सटेंसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रेजेंट होते हैं Li और F के बीच में। तो इनके केस में ये पानी में इनसोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके केस में हाई लैटिस एंथैल्पी लगती है। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? किसी को पता है? कोई भी चीज पानी में जाएगी तो वो आयंस में टूटेगी, ये सभी को पता होना चाहिए। तोड़ने में जो NaCl एनर्जी पानी में लगती जाता है है जी, सर, तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको नहीं कहते? बिल्कुल सही। किसी भी आयनिक कंपाउंड को आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो होती है लैटिस एंथैल्पी। उससे पहले मैं ये बता रहा था, किसी चीज को आप पानी में डालोगे ना तो डेफिनेटली वो पानी में तभी घुलेगी जब वो आयंस में टूटेगी। और आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको अपन लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। इसका स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से और इसका भी स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से इनकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनको जब आप तोड़ोगे ना आयंस में तो बहुत ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी लगने वाली है। इतनी लैटिस एंथैल्पी जो है वो प्रोवाइड करी नहीं जा सकती। इसलिए ये LiF जो है वो पानी में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। एक ही लाइन का आंसर, व्हाई LiF इज इनसोल्यूबल इन वाटर, आप लिखोगे due to smallest size of cation and smallest size of anion there is very strong force of attraction between Li and F। ठीक है, so they have high lattice enthalpy, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो वो चीज पानी में सोल्यूबल नहीं होगी। अच्छा चलो CSI पे आते हैं।
CSI पानी में इसलिए सोल्यूबल, देखो भाई CSI के केस में लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, कोई बता सकता है? CSI के केस में लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा या कम? CSI के केस में लैटिस एंथैल्पी यानी इसको जब पानी में डालेंगे तो जो आयंस में ये टूटेगा तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम लगेगी? कम लगेगी सर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, कम लगेगी, क्योंकि दोनों का साइज बड़ा है, कैटायन भी बड़ा एनायन भी बड़ा, बड़े बड़े साइज के हैं, बॉन्ड वीक है, इजीली टूट जाएगा। कहने का मतलब इनके केस में लैटिस एंथैल्पी तो कम होती है, यानी ये पानी में जाते ही आयंस में टूट तो जाएंगे, लेकिन भाई लार्ज साइज होने की वजह से इनके केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो काफी कम होती है। आपने पढ़ा है ना हाइड्रेशन एंथैल्पी को? हाइड्रेशन एंथैल्पी आयंस के केस में आप कंसीडर करते हैं, जो आयन सबसे छोटा होता है उसका हाइड्रेशन बहुत ही इजी होता है और उसके इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। ये दोनों ही बड़े बड़े साइज के हैं, लार्ज साइज का कैटायन, लार्ज साइज का एनायन। हाँ, लैटिस एंथैल्पी इनकी कम है, टूट जाएंगे आयंस में, लेकिन पानी में नहीं घुलेंगे। रीजन, क्योंकि बड़ा साइज होने की वजह से इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, काफी कम होती है। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है CSI जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े साइज के कैटायन और एनायन होने की वजह से इनके केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो काफी कम होती है। दैट्स व्हाई दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है भाई? यस सर। यहां तक कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो आज हम इतना ही करेंगे भाई, क्योंकि टाइम हमें इतना ही अलाउ कर रहा है, और जितनी चीजें हम ढंग से कर लें, अच्छे से कर लें, उतनी ही काफी है। चाहिए 2 टॉपिक हो। अच्छा, आगे थोड़े बहुत टॉपिक्स और रहते हैं, वो आप कल देख लेंगे जितना भी है, ठीक है? और ग्रुप 2 बाद में शुरू हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्कूल लगने पर, 16 को स्कूल लग रहे हैं, आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएंगे। स्कूल लगने पर आपका नंबर 1 बात, कॉपी सभी बच्चों की कंप्लीट होनी चाहिए। ये कोई भी एक्सक्यूज जो है आपका नहीं चलेगा कि भाई हमने तो जी उस टाइम चेक करवा दिया था, अब वो कॉपी नहीं मिल रही है, ऐसे वैसे कुछ नहीं। मेरे को हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट चाहिए, और ये चैप्टर जितना 15 तारीख को हो जाएगा उस तक आपका जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात, लर्न, दोनों चैप्टर अच्छे से आपने लर्न करने हैं। करंट में जो चल रहा है वो तो लर्न करना ही करना है 100%, हाइड्रोजन भी करना है, दोनों चैप्टर आपने अच्छे से लर्न करने हैं। आपसे आपका टेस्ट भी लिया जा सकता है जब भी आप स्कूल के अंदर आओ, तो दोनों चीजें अच्छे से आप कर लीजिए। टाइम है खूब सारा, अब किसी को भी मेरे पास कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है, फोटो सेंड करने की जरूरत नहीं है। अपना काम कंप्लीट करिए, 16 को जो है चेक करी जाएगी आपकी कॉपी, प्लस में टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस समझ में आ गई बात क्या? ओके, चलिए ठीक है बच्चों, फिर थैंक यू जुड़ने के लिए, और अब आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू।